हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 पार्ट 6। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग चैप्टर चल रहा है हम लोग का। होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यानी रैपिड प्रोटोटाइपिंग की क्या एडवांटेज हैं, लाभ और हानियाँ, वो डिस्कस करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और साथ ही साथ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स जो होती हैं उसका क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बताया है, तो उस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उसके कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, बेसिकली जनरली कौन सी टेक्निक, सामान्यतः कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर वन बाय वन हम फर्दर डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक टेक्निक को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, यानी कि लाभ और हानियाँ। तो लाभ और हानियाँ क्या हैं स्टूडेंट्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग की? अगर हम बात करें कोई भी आरपी है, सब्ट्रैक्टिव आरपी टाइप आरपी is typically limited to simple geometries due to the tooling process where material is removed. दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो सब्सट्रैक्टिव टाइप आरपी होती है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, वो थोड़ा सा उसका लिमिटेशन होता है कि वहाँ पे सिर्फ सिंपल ज्योमेट्रीज को ही हम उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं ड्यू टू द टूलिंग प्रोसेस वेयर मटेरियल इज रिमूव्ड। तो जहाँ पे मटेरियल सब्ट्रैक्टिव में क्या है, जहाँ मटेरियल आपका रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे टूलिंग प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ टूल का यूज़ होगा। उसकी वजह से सिंपल ज्योमेट्री ही यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिव टाइप में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप की रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, एक है आपका सब्ट्रैक्टिव, दूसरा है एडिटिव। तो सब्ट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट मीन्स मटेरियल को रिमूव करेंगे। तो सिंपल ज्योमेट्रीज के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम रिमूवल, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो ज़्यादा रिमूवल करना पड़ेगा, तो टूलिंग प्रोसेस ज़्यादा लगेगा उसमें। तो उसलिए ये थोड़ा सा लिमिटेशन है इसका। दिस टाइप आरपीज ऑल्सो यूजुअली टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पार्ट रिमूव करना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और मेन एडवांटेज इसका क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका मिलता है, इज फैब्रिकेटेड इन द डिज़ायर्ड मटेरियल। तो डिज़ायर्ड मटेरियल जो भी आप डिमांड है, उस मटेरियल का प्रोडक्ट फाइनल बन के तैयार हो जाता है सब्ट्रैक्टिव टाइप में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या लाभ यही है सब्ट्रैक्टिव टाइप में। अब एडिटिव टाइप की बात अगर हम करें स्टूडेंट्स, एडिटिव टाइप जो आरपी है दैट कैन फैब्रिकेट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। तो ये इसमें हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कठिन ज्योमेट्री कह सकते हैं, कठिन आकार का ज्योमेट्री हम बना सकते हैं शॉर्टर टाइम में, बहुत ही कम समय में एंड बहुत ही कम खर्चे पे, लोवेस्ट कॉस्ट पे। हाउएवर एडिटिव टाइप जो होती है आरपी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा पोस्ट फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। तो जब हम बना लेंगे तो जैसे मैंने बताया भी पहले कि प्री प्रोसेसिंग होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर पोस्ट फैब्रिकेशन। तो इसका ये कह सकते हैं डिसएडवांटेज है एडिटिव का टाइप का, कि कॉम्प्लेक्स पार्ट तो बना देंगे, इसका लाभ हो गया। और इसकी हानि क्या है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है पोस्ट प्रोसेसिंग में। और क्या क्योरिंग करना है मुझे, उसका हीट ट्रीटमेंट करना है या फिनिशिंग करना है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ये कह सकते हैं एडिटिव टाइप आरपी में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, मेन टॉपिक जो है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है इसके? फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोटोटाइप डिज़ाइन। तो अगर हम प्रीवियस कन्वेंशनल मेथड की बात करें, जो हम बहुत पहले यूज़ करते थे कन्वेंशनल मेथड, तो उससे ये बहुत ही फास्ट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, कम खर्च में बन जाता है प्रोटोटाइप आपका। दूसरा एडवांटेज क्या है, मल्टीपल डिज़ाइन इटरेशन, यानी कि एक ही डिज़ाइन को बार बार हम उसको इटरेट करके चेक कर सकते हैं। मल्टीपल डिज़ाइन बार बार, ये कह सकते हैं, उसको इटरेशन कर सकते हैं। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार करना, और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्टिमल डिज़ाइन मिलेगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका है फिजिकल वैलिडेशन ऑफ डिज़ाइन।
फिर उसको डिज़ाइन को फिज़िकली हम वैलिडेट करते हैं कि हमने जो जैसा 3D कैड मॉडल बनाया था उस हिसाब से आपका प्रोटोटाइप बना है कि नहीं। तो इसका ये हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद आपका है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम बहुत ही कम होता है, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। अब हम डिसएडवांटेज की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो डिसएडवांटेज में जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन नॉट एज फाइन एज ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो अगर हम ट्रेडिशनल मशीनिंग यानी पुरानी जो मेथड हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप बनाने का, कोई भी मेथड यूज़ करें, तो इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है और रैपिड प्रोटोटाइपिंग का रेजोल्यूशन कम होता है। तो अगर हम बात करें मिलीमीटर टू सब मिलीमीटर रेजोल्यूशन इसका होता है। और इसका जो सरफेस फ्लैटनेस है, जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हम बनाते हैं प्रोडक्ट, तो सरफेस फ्लैटनेस इज़ रफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत होती है, और इसलिए जो आपका फ्लैट सरफेस थोड़ा सा जो रफ होता है, खुरदुरा होता है, डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल एंड टाइप ऑफ आरपी। तो और ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ कौन सी आरपी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। तो होप आप लोग को ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए हों। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो जो हमें डिस्कस करना है बेसिकली, अपने सिलेबस में भी यही सब चीज़ें हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ आपका जो नंबर 1 है, जो बहुत ही फेमस है, स्टीरियोलिथोग्राफी। बहुत बार नाम आपने सुना भी होगा। इसको इन शॉर्ट हम STL भी बोलते हैं, या फिर इसको हम SLA भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टीरियोलिथोग्राफी एल्गोरिदम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड जो टाइप टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग। तो सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टीरियोलिथोग्राफी तो पढ़ना ही है, और सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग भी हमें पढ़ना है, दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक। उसके बाद FDM है, ये भी हमें पढ़ना है, फ्यूज डिपोजिशन मेथड। 3D प्रिंटिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग, वैसे ये सिलेबस में तो नहीं है, अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक जो बता रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोलिथोग्राफी। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, STL या फिर SLA। तो आरपी प्रोसेस फॉर, जब आरपी जो प्रोसेस होता है आपका, दैट मीन्स रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में फैब्रिकेट लाइक आरपी प्रोसेस फॉर फैब्रिकेटिंग अ सॉलिड प्लास्टिक पार्ट out of the sensitive liquid polymer using direct laser beam to solidify the polymer। तो बेसिकली ये कह सकते हैं, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि आरपी प्रोसेस में हम स्टीरियोलिथोग्राफी में हम सॉलिड प्लास्टिक पार्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, मतलब सॉलिड प्लास्टिक पार्ट का यूज़ करते हैं आउट ऑफ फोटो सेंसिटिव। और ये सॉलिड प्लास्टिक पार्ट कैसे मिलता है, फोटो सेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर से मिलता है, उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं। बेसिकली हमारा ये कह सकते हैं कि फोटो सेंसिटिव जो है आपका लिक्विड होता है, वो पॉलीमर को हम सॉलिडिफाई करके सॉलिड प्लास्टिक बनाते हैं। और ये कैसे यूज़ करते हैं, यूजिंग अ डायरेक्ट लेज़र बीम टू सॉलिडिफाई द पॉलीमर। तो हम डायरेक्ट लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं ताकि आपका जो है जो प्रोडक्ट है, जो लिक्विड है आपका, फोटो सेंसिटिव लिक्विड है, उसको हम सॉलिडिफाई कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है पार्ट फैब्रिकेशन। दैट मीन्स पार्ट को फैब्रिकेट करना है। तो पार्ट फैब्रिकेशन इज अकम्प्लिश्ड एज अ सीरीज ऑफ लेयर्स। तो हम कैसे पार्ट को फैब्रिकेट करेंगे, मतलब कि पार्ट जो आपने बनाया है, उस पार्ट को हम जो पार्ट हमने, मतलब जो हमें पार्ट बनाना है, ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम कैसे फैब्रिकेट करेंगे। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स,
लेयर बाय लेयर टेक्निक यूज़ करते हैं। तो स्टीरियोलिथोग्राफी कैसी टेक्निक है? लेयर बाय लेयर टेक्निक है। तो इसमें हम सीरीज ऑफ लेयर का यानी परत का यूज़ करते हैं। तो इसमें इन विच वन लेयर इज एडेड ऑन टू द प्रीवियस लेयर, यानी कि एक लेयर को हम दूसरी प्रीवियस लेयर से जोड़ते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम जोड़ते हैं इसको ऑन द प्रीवियस लेयर टू द ग्रेजुअली बिल्ड द डिजायर्ड 3D ज्योमेट्री। तो परत बाय परत हम जोड़ते जाते हैं और आपका 3D ज्योमेट्री मॉडल बन के तैयार हो जाता है। ये कह सकते हैं जैसे आप घर बनाते हैं तो, या कोई दीवार बनाते हैं तो ईंट को धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक हम जोड़ते हैं, तो उसी तरीके से लेयर बाय लेयर हम जोड़ के एक नया 3D ज्योमेट्री प्रोडक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट एडिशन आरपी टेक्नोलॉजी यही है। तो पहली जो आरपी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में वो आपकी स्टीरियो लिथोग्राफी है, इसलिए ये बहुत ही प्रचलन में है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1988 में बाय 3D सिस्टम इनकॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द चार्ल्स हल। तो चार्ल्स हल के वर्क के बेस पे 3D सिस्टम इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1988 में। अब इसमें मोर इंस्टॉलेशन ऑफ द STL देन एनी अदर आरपी मेथड। तो बहुत ही ज़्यादा STL का इंस्टॉलेशन है आजकल मार्केट में, और कोई भी जितने भी आरपी मेथड हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा STL ही इंस्टॉल किया जाता है आज के टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में भी है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट द STL। तो फैक्ट्स क्या क्या हैं? ईच लेयर इज 0.76 mm टू 0.5 mm। तो ये स्टूडेंट सोच सकते हैं कि कितनी पतली परत होगी, 0.076 mm टू 0.5 mm, या फिर इंच में बोल सकते हैं 0.003 इंचेस टू 0.020 इंचेस तक, इतनी थिक लेयर हम बनाते हैं। थिनर लेयर क्या होता है? थिनर लेयर प्रोवाइड्स द बेटर रेजोल्यूशन। तो जितनी हम ज़्यादा पतली लेयर बनाएंगे उतनी अच्छा रेजोल्यूशन हमें मिलेगा, और अधिक से अधिक हम इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स शेप्स को हम बना सकते हैं। बट जो प्रोसेसिंग टाइम होगा उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा हम लेयर्स पतली करेंगे तो हमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग मटेरियल्स आर लिक्विड मैनोमर्स। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, मैनोमर्स हो सकता है, कोई भी पॉलीमर भी हो सकता है, तो उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे यूजिंग द लेज़र बीम। उसके बाद पॉलीमराइजेशन अकर्स अपॉन एक्सपोजर टू द यूवी लाइट प्रोड्यूस बाय द हीलियम, कैडमियम और आर्गन आयन लेज़र। तो ये जो आपका पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, सॉलिडिफाई कैसे होगा? इसको हम एक्सपोजर में यानी लिक्विड को एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट में, और यूवी लाइट हमें कैसे मिलेगी? अल्ट्रावायलेट जो लाइट मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी? वो हम लेज़र का यूज़ करते हैं, और लेज़र भी हम हीलियम कैडमियम लेज़र यूज़ कर सकते हैं या आर्गन आयन लेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो लेज़र कैन स्पीड्स टिपिकली 500 टू 2500 mm पर सेकेंड। तो लेज़र जो बीम्स होती है उसका जो वेलोसिटी होगा इसका रेंज होता है 500 टू 2500 mm पर सेकेंड। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो STL में हम यूज़ करते हैं। होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है स्टीरियोलिथोग्राफी का। तो स्टीरियोलिथोग्राफी में देख सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये आपका शुरू का प्रोसेस है, पहला वाला इनिशियल स्टेज है, सेकेंड आपका फाइनल स्टेज है। तो एट द स्टार्ट प्रोसेस इनिशियल लेयर को हम ऐड करते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये देख सकते हैं ये आपका एक कंटेनर है, ये दिस इज़ अ कंटेनर। अब कंटेनर में आपका लिक्विड पॉलीमर होगा, दिस इज़ अ लिक्विड पॉलीमर जो ब्लू कलर का दिखा रखा है आपका। उसके बाद ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, ओके। और इसको हम प्लेटफॉर्म को एलिवेटर पे रखते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड है एलिवेटर। इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे लीड स्क्रू लगा होता है, स्क्रू की सहायता से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड स्क्रू के किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि एलिवेट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली परत हम चढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, पहली परत रख रहे हैं, तो ये पार्ट प्लेटफॉर्म पे हम पार्ट बेस रख रहे हैं।
और ये आपका क्या है, लेज़र बीम है, और लेज़र बीम आएगी, दिस इज़ अ लेज़र बीम, और ये आपका लेज़र है, लेज़र से लेज़र बीम आएगी। तो पोजिशनिंग जो हो सकती है, एक्स वाई पोजिशनिंग सिस्टम है, दिस इज़ अ एक्स डायरेक्शन, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। तो इस तरीके से लेज़र बीम गिरेगी तो आपका जो लिक्विड पॉलीमर है वो सॉलिड बन जाएगा और लेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपका इनिशियल लेयर फॉर्म होगी प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर सेवरल लेयर्स, जैसे कई लेयर्स बनती जाएगी, उसके बाद मतलब लेयर्स को हम ऐड करते जाते हैं, सो दैट पार्ट ज्योमेट्री ग्रेजुअली फॉर्म हो जाती है। मतलब क्या होगा कि हम यहाँ लेयर बनाते जाएंगे और जिस जिस पोजीशन पे हमें जैसा चाहिए उस तरीके से हम, मान लीजिए इतने डिस्टेंस तक हमने इतना लेयर बनाया, फिर उसके बाद हमने लेज़र को यहाँ यूज़ किया बस इतने डिस्टेंस पे, यानी कि हम अपना जो डायरेक्शन है एक्स वाई के हिसाब से मूव कराएंगे लेज़र को, तो लेज़र का मूवमेंट होगा जैसा ही पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम लेयर बाय लेयर करते जाएंगे और आपका जो भी डिज़ायर्ड शेप है वो मिल जाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टेरियोलिथिक ये देख सकते हैं कि वंस द फर्स्ट लेयर इज अक्योर्ड द प्लेटफॉर्म इज लोअर्ड बाय द डिस्टेंस इक्वल टू द थिकनेस ऑफ लेयर। तो जैसे ही फर्स्ट लेयर बनेगी उसको हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेयर जब बन जाएगी और क्योर हो जाएगी यानी सॉलिडिफाई हो जाएगी तो प्लेटफॉर्म को हम नीचे ले जाएंगे। जितना परत आपकी बनी है पहली परत, उतनी ही परत उतना ही थिकनेस, जितनी थिकनेस का लेयर बना उतनी थिकनेस हम नीचे ले जाएंगे। देन द लेजर बीम स्कैन्स द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को लेजर बीम स्कैन करेगा एंड द साइकिल इज रिपीटेड टिल द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो इस तरीके से साइकिल रिपीट होती रहेगी और जब तक ऊपर की लेयर ना बन जाए। तो सब्सिक्वेंटली द जनरेटेड ऑब्जेक्ट इज रिमूव, फिर उसके बाद जो जनरेटेड ऑब्जेक्ट है उसको हम रिमूव कर लेंगे वेट से और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे। और अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से क्या हो जाएगा, उसमें जो एक्सेस मटेरियल है उसको हम क्लेरिफाई कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। और फिर उसके बाद एन अल्कोहल बाथ इज यूज टू क्लीन एन अनयूज पॉलीमर, अनयूज पॉलीमर को क्लीन करने के लिए हम अल्कोहल बाथ यूज करते हैं। फिर उसके बाद द प्रोसेस ऑफ पोस्ट क्योरिंग इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इंटेंस लॉन्ग वेव यूवी रेडिएशन। तो पोस्ट क्योरिंग यानी कि बाद में जो क्लीनिंग करते हैं हम उसमें क्या क्या अप्लाई करते हैं, इंटेंस लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास कराते हैं टू सॉलिडिफाई द अनक्योर्ड लिक्विड। तो ताकि जो अनक्योर्ड लिक्विड है उसमें जो सॉलिडिफाई नहीं हुआ उसको क्लीन किया जा सके, ठीक है। तो लाइक हनी कॉम का स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से, लाइक ऐसे 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 वो सॉलिडिफाई नहीं होता, ऐसे ऐसे बन जाता है। तो उसको हम सॉलिडिफाई करने के, उसको हम क्लीन करने के लिए यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो अ पार्ट प्रोड्यूस बाय द स्टीरियोलिथोग्राफी, एक पिक्चर डाल रखी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दिस इज अ पार्ट प्रोड्यूस बाय द लिथोग्राफी, लेयर्स के फॉर्म में STL से बनाया हुआ है। तो आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा सारा चीज़। बाकी सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंदी हो गई है। तो आई होप आप लोग को ये STL टेक्निक समझ में आ गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।